भाई ये 9 बज गए हैं। देख सकते हैं घड़ी में 9 बज रहा है और हमारे अभी पेपर वाले भाई साहब नहीं आए हैं। हाँ क्या होगा, मेरे ख्याल से हम 2-3 बार चेक कर चुका हूँ। गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती। कोई पेपर नहीं आया। जय हिंद दोस्तों और वेलकम टू डार्क हॉर्स। आज है 17 जनवरी 2023। आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे में हिंदू पेपर का एनालिसिस हम देखेंगे और कुछ न्यूज़ है जो फर्स्ट पेज में है और दिया गया है। एक्सपोर्ट ड्रॉप बाई 12.2% इन द ईयर ऑन स्लो डिमांड। तो स्लो डिमांड के कारण एक्सपोर्ट क्या हुआ है, हमारा डिक्रीज़ कर गया है। और एक्सपोर्ट अगर डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है और इंपोर्ट अगर डिक्रीज़ करता है तो इंक्रीज़ करता है। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्म है ये। तो इसमें दो टर्म मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए। हाई बेस इफेक्ट। हाई बेस इफेक्ट क्या होता है? तो बेस इफेक्ट इज इक्वल टू लास्ट ईयर इन्फ्लेशन कंपेयर विद द करंट ईयर इन्फ्लेशन। तो जो लास्ट ईयर का जो इन्फ्लेशन चल रहा था 2022 में और 2023 का जो इन्फ्लेशन अभी चलेगा, जो चल रहा है, तो वो कंपेयर करके बेस इफेक्ट निकलता है। और एक और वर्ड था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या करता है? इट्स एन इंडिकेट अबाउट द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर। तो ये एक तरह का इंडिकेटर इंडेक्स पूछ सकता है, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इंडिकेटर इंडिकेट द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेपाल प्लेन क्रैश एंड ब्लैक बॉक्स रिकवर सॉरी। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में जानेंगे। ब्लैक बॉक्स क्या होता है और वो हमारे बिपिन रावत सर का एक्सीडेंट हुआ था। तो ब्लैक बॉक्स है क्या है? एक्चुअली ब्लैक बॉक्स होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट रिकॉर्ड फ्लाइट डेटा। और ये एक्चुअली ऑरेंज कलर में होता है, इट्स नॉट इन ब्लैक कलर, ये ऑरेंज कलर में होता है। और ये इसको प्लेस किया जाता है एयरक्राफ्ट के टेल पे, मतलब पीछे प्लेस किया जाता है सो दैट ही कैन सर्वाइव इन द एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट से बच सके इसीलिए उसको पीछे रखा जाता है। और ये डेटा एनालाइज करता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड करता है। और इसमें 8 से 10 दिन लगते हैं इसको डेटा एनालाइज करने में। तो ये रहा ब्लैक बॉक्स के रिगार्डिंग। ब्लैक बॉक्स क्या है? तो मे भी अगर पूछ ले यूपीएससी तो यू हैव टू नो अबाउट द ब्लैक बॉक्स कि है क्या। इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, ऑरेंज कलर का। बस ये आप एक माइंड में रखें। और तीसरा जो आर्टिकल है दोस्तों वो है आरवीएम के बारे में, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। ये अभी चर्चे में चल रहा है, अभी अपोजिशन पार्टी ने हंगामा किया था इसके ऊपर, तो इसलिए न्यूज़ में है ये। तो वो क्या है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? अगर आप दिल्ली में हैं, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो दिल्ली में हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जितने भी लोग हैं दिल्ली में और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वोट हो रहा है और तो वो दिल्ली में रह के ही वोट कर सकते हैं। ये बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को। और ये इसलिए लाया गया है क्योंकि 2011 जो सेंसस हुआ था उसमें दिखाया गया कि 37% ऑलमोस्ट जो हमारे पॉपुलेशन को कवर करते हैं वो माइग्रेंट वर्कर हैं। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 30 करोड़ लोगों ने अपने वोट को कास्ट नहीं किया था। तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया गया है आरबीएम। और इस डिवाइस में कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। डिवाइस नॉट नीड कनेक्टिविटी टू रन, बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल जो एक्ट है वो मस्ट अमेंड टू इंट्रोड्यूस दिस आरबीएम, उसको अमेंड करना पड़ेगा। बाकी इसका भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी डिस्प्ले विद द नेम एंड द सिंबल आएगा जो वहाँ जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका। और वोटर क्या करेंगे, जो वोट देने के लिए गया है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कार्ड होता है वोटर कार्ड, तो उसको स्कैन करेंगे इन फ्रंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद उसमें डिटेल्स आ जाएगा, वो क्यूआर कोड रहेगा, स्कैन करने पे सारा डिटेल्स आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 2011 सेंसस में 37% ऑलमोस्ट जो हमारा पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट वर्कर का है। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें 30 करोड़ ने अपने वोट को कास्ट नहीं किया था। 30 करोड़ इज अ ह्यूज पॉपुलेशन दोस्तों। तो ये डिफरेंस हो जाता है गवर्नेंस में, गवर्नमेंट मेकिंग में बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये आरबीएम के बारे में देख लें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं इसमें। तीसरा जो आर्टिकल है दोस्तों वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो इसमें आप डिफरेंस और कॉमन सा चीज़ याद रखें। किसी भी चीज़ में आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकें। अगर पीएचडी करना है तो वो प्रोफेसर और कुछ और करेंगे, यूपीएससी नहीं करेंगे। तो पीएचडी किसी भी टॉपिक में पीएचडी आपको नहीं करना, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। सभी लोग 2-2 घंटे की वीडियो बना के पीएचडी कर रहे हैं, ये है वो है, यार उसमें क्या फायदा? उसमें बस कॉमन परसेप्शन उतना याद ही नहीं रहेगा और कंफ्यूज होगा आप। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप देख लें कि गुड्स सोल्ड इन द बल्क, होलसेल है तो बिल्कुल बल्क में गुड को सोल्ड करता है। और ये रिटेल बायर प्राइस चेंजेस वो जो करता है। और ये पब्लिश होता है इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। और ये पब्लिश करता है एनएसओ जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है, वो पब्लिश करती है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप याद रखें। और ये वाइडली यूज होता है टू मेजर इन्फ्लेशन। ये भी द कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द प्राइस इन द कमोडिटी। तो बेस ईयर इसको लिया गया होलसेल प्राइस इंडेक्स को 2011-12, क्योंकि 2017 में चेंज किया गया था, पहले 2005-4-5 था। और इसका क्रिटिसिज्म यही है कि नॉर्मल पीपल इसमें काउंट नहीं हो पाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, इस इंडेक्स में नहीं आ पाते। बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो कैलकुलेट डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये डिफरेंस आप बनाते हैं कमोडिटी का, हर कमोडिटी का डिफरेंस प्राइस इंडेक्स से तैयार करते हैं। जैसे सीपीआई इंडेक्स वर्कर के लिए अलग है, इंडियन वर्कर के लिए अलग है, और एग्रीकल्चरल वर्क इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग है, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए अलग है, रूरल लेबर के लिए अलग है, और सीपीआई रूरल प्लस अर्बन लेबर के लिए अलग है। और जो पहला जो 3 है दोस्तों, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर, ये लेबर ब्यूरो जारी करता है। और जो चौथा है रूरल प्लस अर्बन जो कॉम्बाइंड है, मिक्सड है, वो एनएसओ जारी करता है। एमपीसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो सीपीआई यूज करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए। बस आपको इतना जानना है।
कि एमपीसी जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीआई को यूज़ करती है और मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज़ करती है। तो ये डिफरेंस था कॉमन, आप इसको देखें। नेक्स्ट दोस्तों एक मैप देख लेते हैं, इजिप्ट का मैप देख लेते हैं। इजिप्ट का मैप इसलिए क्योंकि जो प्रेसिडेंट है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अब्देल फतेह साहब आ रहे हैं हमारे रिपब्लिक डे में, तो इजिप्ट के साथ रिलेशन अभी अच्छा चल रहा है। तो इजिप्ट का मैप देख लेते हैं। तो ये है इजिप्ट का मैप और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो वेस्टर्न साइड में बाउंड्री बनाता है, तो इजिप्ट 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आप देख सकते हैं वेस्ट में लीबिया और ईस्टर्न में है इसराइल और जो साउदर्न में है वो है सूडान। तो 3 कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो स्विच कैनल है वो भी इजिप्ट का ही पार्ट है। मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में है ये स्विच कैनल, तो ये जो कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी और रेड सी को, तो इसको कहते हैं स्विच कैनल है ये। तो इसराइल के साथ बाउंड्री बनाती है, तो ISL करके आप इसको रख सकते हैं या सील करके रख सकते हैं। तो बिल्कुल आई से इसराइल, एल से लीबिया, एल से सूडान। ये था सिंपल ट्रिक, आप याद रख सकते हैं किसी भी ट्रिक बना के। इजिप्ट का ये था ये मैप। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों वो है शुक्रयान 1 के बारे में, क्योंकि जो इसरो है वो डिले कर चुका है शुक्रयान 1 को। 2031 में अब इसको भेजा जाएगा और पहले टारगेट था कि 2024 तक इसको भेज दिया जाता, लेकिन अब टारगेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 2031 तक, क्योंकि 2024 तक बहुत सारे जो ह्यूमन मिशन है, बहुत सारे मिशन हैं जो इसरो के द्वारा प्लान किया गया है, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसलिए ये थोड़ा अभी सुर्खियों में चल रहा है। एक्सपेक्टेड डेट जो था इसका 2024 था, बट अब 2031 हो गया है। तो सेम ये तो वेनस के ऊपर है, वेनस पे भेजा जाएगा और इसी का हिंदी नाम रख दिया है ये जो मिशन है शुक्रयान 1। जैसे चंद्रयान पे भेजने वाला जो मून पे भेजा जा रहा था चंद्रयान था, ये शुक्रयान है जो कि वेनस को हिंदी में कहते हैं। तो यूएसए के द्वारा भी वेनस के ऊपर भेजा जा रहा है, उसका वेरिटस है नाम, और यूरोपियन स्पेस के द्वारा भी भेजा जा रहा है, उसका इनविजन नाम है। तो ये पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, या 1 2 3 ऑप्शन मैच करके बताएं कि करेक्ट है या नहीं है, यूपीएससी में पूछा जाता है ऐसा। तो जो शुक्रयान भेजा जा रहा है ये स्टडी करेंगे वहाँ पे जाके, जियोलॉजिकल वॉल्केनिक एक्टिविटी है, विंड स्पीड है, क्लाउड फॉर्मेशन है, जो वहाँ पे चेंजेस आ रहा है हमारे शुक्रयान पे, तो वो, और इसके लिए बजट एलोकेट किया था 13,700 करोड़ रुपए। बाकी वेनस के बारे में जनरल सा चीज़ है, ब्राइट है, अर्थ का कॉपी है, ऐसा आप जान सकते हैं। और ये रहा शुक्रयान 1 का।